मोर देन 70% इनॉल कंटेंट आ रहा था इस केस का। अब इसमें यहाँ पे जो आ रहा था, इसका जब कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे, तो अगर स्ट्रक्चर से को ध्यान से देखोगे इसमें, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो H है, इसके बीच में क्या होता है यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी होता है। और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के चलते मैंने बताया था स्टेबिलिटी के लिए कि एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड, आवाज कट हो रहा है। आवाज कट हो रहा है। हाँ सर। यस सर। मैं तो सेंटर पे ही हूँ, देखता हूँ आवाज एक मिनट कट हो रहा है तो देखते हैं। कुछ लोग बता रहे हो सही है, तो थोड़ा बहुत कट रहा है, ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस होगा देखते हैं इसमें। अब इस केस में यहाँ पे क्या रहेगा, इस केस में कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक फैक्टर और भी काम करता है यहाँ पे, कि इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये इसके साथ कंजुगेशन में, और ये पाई बॉन्ड जैसे यहाँ ये इसके साथ कंजुगेशन और ये पाई बॉन्ड फिर इसके साथ कंजुगेशन में यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, इस तरीके से प्रॉपर अगर दिखाना चाहो यहाँ पे है, तो ये लोन पेयर जैसे इधर आता है तो ये पाई बॉन्ड इधर ओपन होता है और ये यहाँ पे है। ये तीन तीन लीनियर कंजुगेशन में आ रहा है लोन पेयर दोनों पाई बॉन्ड के साथ। और साथ साथ इस सिंबल का मतलब क्या था, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी आ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो इनॉल फॉर्म है, ये खुद से लिख लोगे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, तो दो दो फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, बाय रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जिसके चलते ये जो इनॉल फॉर्म है ये मोर देन 75% रहता है यहाँ पे। ये क्या रहता है, मोर देन 75% इनॉल कंटेंट। जबकि यहाँ पे जो कीटो फॉर्म में ऐसा कोई रेजोनेंस का प्रोसेस, दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है यहाँ पे, ना तो इंट्रामोलर H बॉन्डिंग बनता है, जिसके चलते ये लेस देन 25% रहेगा। क्लियर? पहले तो ये केस याद रखना, असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिफाई करना है वो क्या हो, असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन हो। और उसमें जब जैसे ये आ गया, उसमें देखना है किसका तो 75% इनॉल कंटेंट रहता है। रीजन क्या होता है यहाँ पे है, इंट्रामोलर H बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस। इसमें एक एग्जांपल और मैं ले लूं, अगर इस केस में यहाँ पे, अब यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे दोनों साइड CH3 था। अब एक साइड अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 आ रहा हो, इस केस में यहाँ पे इसका भी अगर हम लोग, ये भी क्या आ रहा है, वही केस है असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन का। अब इसका भी इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग, यही बीच वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और ये अगर मोर एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों साइड रेजोनेंस में होगा, दैट मीन्स यही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर पाता है इजीली यहाँ पे। अब जैसे ये पार्टिसिपेट करता है, इसका मैं अगर इनॉल फॉर्म ड्रॉ करूँ यहाँ पे, इस टाइप से इनॉल फॉर्म बन जाता है यहाँ पे, COH CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर भी क्या आ रहा था इस केस में, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में पड़े हो गए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में अगर 6 मेंबर्ड का रिंग या 5 मेंबर्ड का रिंग बनता है तो वो स्टेबल बन पाता है। तो यहाँ पे OH काउंटिंग करोगे टोटल कितने मेंबर का रिंग आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड का रिंग आ रहा है। रिंग में 7 8 ये 6 एटम आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये स्टेबल होता है। और यहाँ पर भी रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ कंजुगेशन में, ये इधर आएगा और ये इसके साथ कंजुगेशन में। अब यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म बना, जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, जो कि यहाँ पे नहीं था कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, अब ये पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ भी कंजुगेशन में आ रहा है। ये और भी ज्यादा इसको कंजुगेशन मिल रहा है ओवरऑल, दैट मीन इसका जो परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट 90% आ जाता है। केस वही है, बट एक बेंजीन लग जाने के कारण इसका परसेंटेज और भी ज्यादा हो जाता है, 90% के आसपास नॉल कंटेंट हो जाता है, क्योंकि ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है इस केस में। और ये फिर क्या रहता है, अप्रॉक्स 10%। इस टाइप से याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक CH3 था, अब इस साइड भी अगर बेंजीन आ जाता
तो उसका परसेंटेज और भी ज़्यादा हो जाता है, 95% के आसपास चला जाता है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो जितना ज़्यादा इनॉल स्टेबल बनता जाता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल बनता जाता है। ये दो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट केस है इसमें, केस 5। इधर लिख लेता हूँ इसको। केस 5 में रहता है बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर have approximately 7% इनॉल content. 7% इनॉल content. अब जब 7% इनॉल कंटेंट है तो इसमें भी देखना है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये OCH3। अब यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन ये बताओगे कि यहाँ पे दो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप और ईस्टर ग्रुप। अकॉर्डिंग टू IUPAC प्रायोरिटी टेबल दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? कीटोन और ईस्टर में सीनियर ग्रुप कौन सा रहता है? ईस्टर। सही है सब लोगों के। अब ईस्टर अगर सीनियर ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बीटा। तो जो सीनियर ग्रुप है उसका रेस्पेक्ट लेते हैं हम लोग, उसका रेफरेंस यूज करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या आ रहा है? कीटोन ग्रुप आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कीटो। और ये ईस्टर तो है ही है, तो बीटा कीटो ईस्टर है अप्रोक्सीमेटली 7% इन ऑल कंटेंट। तो जो भी ईस्टर है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स अगर आ रहा है तो वो तो टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करता है। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कौन सा शो करेगा? कीटोन, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। और यहाँ भी ये वाला जो हाइड्रोजन होगा अल्फा वाला, ये ज्यादा एसिडिक हो पाता है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से। इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा यहाँ पे, और ये सब हम लोग, इस सिंबल का मतलब क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है। तो डिफिनेशन ये था टॉटोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म व्हिच रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हम ये सिंबल यूज कर लेंगे। अब इस केस में क्या बन जाएगा? ये OH, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये तो हम लोग करते थे, यहाँ का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता था और यहाँ का जो एक H था वो ऑक्सीजन पे आ जाता था। किस तरीके से आता था उसका प्रॉपर मिक्स हम लोग देख चुके थे। C डबल बॉन्ड O, OCH3। अब यहाँ पर भी देखना है इस केस में कि जो H है ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? इंट्रामोलेकुलर H बॉन्डिंग बना रहा है। बट यहाँ पे एक डिस्ट्रॉइंग फैक्टर भी रहता है कि ये जो नया पाई बॉन्ड बना, तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में इस पाई बॉन्ड के साथ, लेकिन ये ईस्टर का केस था, इधर से भी अपना लोन पेयर देगा और जब इधर से भी लोन पेयर देगा और ये इधर ओपन होगा, तो इस टाइप के कंजुगेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सही है, बिल्कुल। ये क्या है? क्रॉस कंजुगेशन। मैंने क्लास में बताया था, इस टाइप का अगर कंजुगेशन आ रहा हो जो कि एक ही डायरेक्शन में आ रहा हो, वो क्या है? लीनियर कंजुगेशन। और कहीं पे इस टाइप का आ रहा हो कि इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हो इसको, यहाँ पे इस टाइप का, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो लीनियर कंजुगेशन, और इधर से भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर से भी दे रहा है एक ही C डबल बॉन्ड को, वो क्या था? क्रॉस कंजुगेशन। और ये भी पता है कि जहाँ कहीं भी क्रॉस कंजुगेशन होता है तो उसका स्टेबिलिटी लीनियर कंजुगेशन से कम हो जाता है। क्रॉस कंजुगेशन स्टेबिलिटी को कम कर देता है, जिसके चलते क्रॉस कंजुगेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिख लोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस कंजुगेशन। और कहीं पे क्रॉस कंजुगेशन होता है तो उसका स्टेबिलिटी कम रहता है। दैट मीन्स ये 7% ही इनॉल कंटेंट रह पाता है इसका, और 93% फिर ये कीटो फॉर्म में ही रहता है। इसका रीजन क्या है? बीटा कीटो ईस्टर में 7% रहने का इनॉल कंटेंट, जो इनॉल बन रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, वो क्रॉस कंजुगेशन आ जाता है, जिसके चलते वो 7% ही रह पाता है। केस 6, एक लास्ट केस है ये, केस 6। इफ द इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक, if the enol form
is aromatic. Then its percentage of phenol content is 99.99%. That means almost 100% ये इसी फॉर्म में रहता है. केस थर्ड क्या है, मैं रिपीट करता हूँ. इफ द इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक then its percentage enol content is 99.99%. अब इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर. C डबल बॉन्ड O ये कीटो फॉर्म में. सबसे पहले देखना कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, सोच के बताओ यार. शो करेगा. टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे? 2. तो सही है बिल्कुल. पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे एग्जांपल कि यहाँ पे क्या रहा है, और 2 जो होगा वो कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिक होगा यहाँ पे, जो C डबल बॉन्ड O के कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है और इसके एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन है. मेनली sp3 कार्बन चेक करना था. इसके ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, ये वो टॉटोमेरिक भी नहीं होगा क्योंकि वो तो sp2 कार्बन पे आ रहा है, तो वहां से कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होता है. यहाँ का हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा. ये कीटो फॉर्म में जब इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या बनता है, इसका इनॉल फॉर्म. तो यहाँ का जो एक H है, ये बेसिक मीडियम में सोचोगे कि यहाँ का जो एक H है वो H माइनस इसके H प्लस को बाहर करता है. मैंने डिटेल में पिछले क्लास में इसका मिक्सम भी बताया था कि जैसे ही इस H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे एक H रह जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ कंजुगेशन में ये जैसे इधर आएगा तो ये 5 बॉन्ड इधर आता है और ये 5 बॉन्ड होगा यहाँ पे. इसका जो दूसरा फॉर्म बनाएंगे हम लोग इस केस में यहाँ पे, ये कैसे बन जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये O माइनस. अब यही O माइनस जो यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर गया था वही H प्लस ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और वही अब क्या बन जाएगा इस केस में, ये फिनॉल बन जाता है. और अभी देखना है कि ये जो स्टार्टिंग में कंपाउंड था ये कैसा कंपाउंड था, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक. ये कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक. ध्यान से देखो इसमें. नॉन एरोमेटिक. सही है. ये क्या है, नॉन एरोमेटिक. नहीं. देखना कि ये कार्बन कैसा आ रहा है, जहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो ये sp3 कार्बन है. ये देखो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से. अभी दो H है, हम लोग स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं. अभी दोनों H है यहाँ पे. तो ये कैसा कार्बन हो गया, sp3 कार्बन. और एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया तो वो क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल आ जाता है स्ट्रक्चर sp3 का. और नॉन प्लेनर हो गया दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक. ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक. पहले नॉन एरोमेटिक था लेकिन अब ये क्या बन गया यहाँ पे है, जब बेंजीन बन जाता है अब ये एरोमेटिक बन गया. कीटो फॉर्म जो था पहले नॉन एरोमेटिक था, अब एरोमेटिक बन गया जब इनॉल फॉर्म में आ गया. और इनॉल फॉर्म अगर एरोमेटिक बन रहा है, बेंजीन रिंग आ रहा है, ये सबको पता है एरोमेटिक है. इसका जो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट आता है ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हो ये इसी फॉर्म में रहता है यहाँ पे. तो कोई भी कीटो फॉर्म है अगर वो फाइनली जब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वो एरोमेटिक बन रहा है, दैट मीन्स उसका जो परसेंटेज होता है उस इक्विलिब्रियम पे ऑलमोस्ट 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो यही टोटल 6 केस था. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग. इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसको नोट करो, हम लोग देखते हैं फिर इसका एग्जाम्पल सभी.
तो देखते हैं आगे फिर हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। इसमें सोचना यहाँ पे है कि चारों में क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनऑल कंटेंट। ऑर्डर ऑफ देख लोगे, 2-3 क्वेश्चन में बताता हूँ इसमें, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनऑल कंटेंट। अब देखना यहाँ पे कि लास्ट वाले फोर्थ वाले की बात करें, क्वेश्चन नोट भी करो, सोचें इसमें यहाँ पे तो फोर्थ वाला कौन सा केस आ रहा है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन सा ग्रुप आ गया इसमें, ईस्टर और इसके बीटा कीटो। सही है बिल्कुल। यही केस जो हम लोगों ने पढ़ा वो केस को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या आ रहा है, बीटा कीटो ईस्टर आ रहा है। और जब बीटा कीटो ईस्टर है इसका जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट होता है इक्विलिब्रियम पे वो कितना रहता है, 7% के आसपास। ये कौन सा केस है, केस 4 उन्होंने पढ़ा था, केस 4 असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन। जब असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन था इसका जो परसेंटेज था इक्विलिब्रियम पे इसके इनॉल फॉर्म का, इसका नहीं, जब इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे उसका परसेंटेज क्या था, 75% से भी ज्यादा था। अब ये दोनों केस देखना था यहाँ पे। ये दोनों जो केस था यहाँ पे, ये क्या था, साइक्लिक, ये असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन केस 3। देखो कॉपी सामने तो देख सकते हो, केस 3 में हम लोग पढ़े थे ये असाइक्लिक। ठीक है, ऑर्डर जो भी रहेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। वो क्या रहा था वहाँ पे, असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, और असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन का परसेंटेज क्या रहा था, अप्रॉक्स 1%। ये क्या था वहाँ पे, अप्रॉक्स 1%। और ये क्या रहा था, केस 1 मोनोकार्बन कंपाउंड, एक ही C डबल बॉन्ड हो। और इसका जो फर्स्ट केस था, केस 1 में देखो क्या था, हैज लेस देन 1% इन ऑल कंटेंट। इसका जो परसेंटेज होगा लेस देन 1% रहेगा यहाँ पे। तो इन ऑल कंटेंट सबसे ज्यादा किसका यहाँ पे, थर्ड का। इस तरीके से सोचना है कि थर्ड का सबसे ज्यादा, थर्ड के बाद फिर क्या रहेगा, फोर के बाद फिर क्या रहेगा यहाँ पे। अब इसमें ये 1% और लेस देन 1% यहाँ पे। इस केस में लोग सोच पाएंगे यहाँ पे कि 2 का ज्यादा होगा और 1 का उससे भी कम। ये क्या आ जाता है इसमें, 4 3 2 1। किन्हीं के आंसर आ रहे थे 4 3 2 1 आ रहा था, बट इसमें आंसर क्या रहेगा एक्चुअल में 3 4 2 1। इसका परसेंटेज इन ऑल कंटेंट ज्यादा रहता है, 3 का सबसे ज्यादा। तो बस वही केस याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, अब इस चारों में कंपेयर करना यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन सेम है, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनऑल कंटेंट। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछे कि परसेंटेज ऑफ इनऑल कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होगा चारों में से। अब देख, सेकंड का नहीं देखो इसमें यहाँ पे फर्स्ट थर्ड का। का, थर्ड। देखोगे इसमें, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या आ गया, सुन लोगे एक मिनट।
ये मोनोकार्बोनिल कंपाउंड एक ही सी डबल बॉन्ड और है, ये तो 1% से भी कम है, चाहे साइक्लिक में हो चाहे असाइक्लिक में हो, ये एक ही सी डबल बॉन्ड है, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को ही हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, ये याद रखना। यहाँ पे एक ही कीटोन ग्रुप है, दैट मीन्स लेस देन 1%। सेकेंड में क्या था? तो जो सेकेंड है वो केस सेकेंड में हम लोग पढ़े थे, तो केस सेकेंड में जाकर के देखो कि साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इसका जो परसेंटेज था वो क्या था? 70%। 70%। सही है। थर्ड वाले को अगर 99। सोचोगे तो थर्ड वाले तो ये अभी दिख रहा है कीटो फॉर्म में, लेकिन जब इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे तो यहाँ का जो दो हाइड्रोजन होगा वो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा, और जब इसका इनॉल फॉर्म बनता है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा। यहाँ पे इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस टाइप का आ जाता है, यहाँ पे एरोमेटिक बन जा रहा है, और इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है, डेट मीन्स ये तो 99.99% यही रहता है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका आ जाएगा यहाँ पे? थर्ड का। एरोमेटिक अगर कोई बनना है तो वो तो सबसे ज्यादा, तो थर्ड का सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर कौन सा रहेगा इसमें? सेकेंड। फोर्थ कौन सा केस है? ये ईस्टर ग्रुप आ रहा है 7%। हाँ, ये ईस्टर है, इसके एस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, ये साइक्लिक में दिया हुआ बीटा कीटो ईस्टर, तो जिसमें भी दिया रहे ये ऑलमोस्ट 7% ही रहता है यहाँ पे। इसके हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं कि एकदम 7% हो या 8%, बस आसपास का जो वैल्यू हो वो याद रखना यहाँ पे। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर क्या रहेगा? 4, क्योंकि वो 7%, और 1 तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड था, केस 1, तो लेस देन 1% इनॉल कंटेंट, ये सबसे लास्ट में। कुछ आइडिया लग रहा होगा कैसे क्वेश्चन को केस जो हम लोग पढ़े थे उससे कैसे कर पाएंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखें अगर हम लोग यहाँ पे, जिसमें कि कुछ भी पता नहीं चल रहा हो कि कैसे करेंगे हम लोग। तो जब कुछ भी पता नहीं चल रहा तो जो भी कीटो फॉर्म गिवन है उसका पहले इनॉल फॉर्म बना लेंगे हम लोग। सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इस तीनों में कंपेयर करना है यहाँ पे 1 2 3 में। इसको नोट करो, सोच के बताओ, आसान सा ये इसे। सबसे ज्यादा किसका होगा अगर ये पूछा जाए? 3। 3 सही है, ये तो सही है, सबसे ज्यादा 3 का। अब 1 2 में कैसे कंपेयर करोगे? 1 2 में जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें भी एक ही सी डबल बॉन्ड हो दिख रहा है, इसमें भी एक ही सी डबल बॉन्ड हो, तो दोनों अब तीनों का इनॉल फॉर्म बना लेंगे। जब इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे, यहाँ पे मेजर दिखा देता हूँ इस केस में, इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड तो है ही, अब ये जो सी डबल बॉन्ड वो है, इसके एस्पेक्ट में ये sp3 कार्बन का हाइड्रोजन, यही डबल बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन होगा ये इधर आ जाता है, दैट मीन्स ये OH। चलो आंसर आ रहा था तो मैं इसके 3 2 1 देख लेते हैं यहाँ पे, ये सही है। अब यहाँ पे एक ये कंपाउंड बन गया, इसका अगर हम लोग बनाते हैं इनॉल फॉर्म, इसका इनॉल फॉर्म किस टाइप का बनेगा? यहाँ पे इसके एस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें इस केस में इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो ये OH और एक ये बन गया यहाँ पे 5। इसका इनॉल फॉर्म तो ये क्या बन रहा था? फिनॉल, जो कि एरोमेटिक आ रहा था, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा था यहाँ पे। अब 1 और 2 में देखना है कि 1 जो कंपाउंड बना इनॉल फॉर्म, ये कैसा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी। ये एंटी कैसा है? एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है। और ये वाला कैसा आ गया? नॉन एरोमेटिक। सही है सब लोगों के, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? sp3, और एक भी sp3 आ गया तो नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। सही है। और एंटी तो सबसे डिस्ट्रॉइंग फैक्टर आता है, एंटी एरोमेटिक तो कंपाउंड बनना ही नहीं चाहता। इवन ये जो फॉर्म है कीटो फॉर्म, इस फॉर्म में आएगा ही नहीं है, इसी फॉर्म में रहता है। फिर भी क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका ऑर्डर मुझे लास्ट में ही रखना है एंटी वाले का। तो ऑर्डर क्या रहेगा? 3 2 1।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा हो, उसका पहले दूसरा फॉर्म बना लेंगे और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे वहाँ पे हम लोग। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है अब उसको सोच सकते हैं वहाँ पे। एक लास्ट टॉपिक है इसमें टॉटोमेरिज्म में, 5 मिनट का है, देख लोगे उसको भी। तो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का जो भी क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप से उसको कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें डी एक्सचेंज। अब यहाँ पे डी एक्सचेंज क्या रहता है, ड्यूटोरियम, डी सर फॉर, पहले क्या ऑर्डर किया? देख लो ये। ओके सर। अब इसमें लास्ट टॉपिक रहता है डी एक्सचेंज। डी क्या यहाँ पे, ड्यूटोरियम, ये लिख भी लोगे ब्रैकेट में। डी क्या यहाँ पे, ड्यूटोरियम, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप। डी एक्सचेंज क्या रहता है, शायद इसका क्वेश्चन नहीं है शायद बुकलेट में, बट ये रहता है डी एक्सचेंज का। कहीं भी अगर अलग से क्वेश्चन अगर आता है इसमें, कहीं अगर कोई एग्जाम देते हुए अलग से केबीपी वगैरह का, तो डी एक्सचेंज जो रहता है इसमें, बस इसमें एक पॉइंट नोट करना है। इन प्रोसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म या इन टॉटोमेरिज्म, in tautomerism all the hydrogen atoms are exchanged by deuterium, exchanged by deuterium, exchanged by deuterium wherever anion is formed, wherever anion is formed। बस एक ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे। In tautomerism, all the hydrogen atoms are exchanged by deuterium wherever anion is formed during tautomerism। इसको एड और कर लेते हैं यहाँ पे, during tautomerism। अब देखने इसका मीनिंग क्या रहा था यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें। अब यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O HO इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बताना है कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना है। 3। इस कंपाउंड में टॉटोमेरिक हाइड्रोजन क्या रहेगा, 3। मैंने पिछले क्लास में डिटेल में बताया था, ये हाइड्रोजन तो एसिडिक होता ही नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में C डबल बॉन्ड O के एडिसेंट में जो sp3 कार्बन है, इसका हाइड्रोजन क्या होता है, टॉटोमेरिक होता है, क्योंकि यही एसिडिक होता है। तो यहाँ पे टोटल टॉटोमेरिक हाइड्रोजन क्या है, 3। अब यहाँ पे इस टाइप से दिया रहे OD माइनस D2O, और ये एक्सेस में दे रखा है यहाँ पे OD माइनस क्या होता है, जैसे कि लिखते हो OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन है, बेस है, और H2O लिखते हो, उसी तरह D2O लिखा गया और OD माइनस। ये कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अब जब ये रिएक्शन होता है OD माइनस, अगर कुछ याद हो, मैक्सिमम जो मैंने बताया था बेसिक मीडियम में, ये OD माइनस क्या करता था, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता था। तो मैं ऊपर मैक्सिमम एक बता दूं इस केस के लिए, यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे जो OD माइनस है वही यहाँ पे बेस है, जैसे OH माइनस होता था हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे जो OD माइनस है वही इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, और जैसे इस H को बाहर करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। H प्लस को बाहर कर रहा है, OD माइनस H प्लस को बाहर कर रहा है, दैट मीन्स H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे आ जाता है, दैट मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये C डबल बॉन्ड OH।
पहला स्टेप तो ये करते थे हम लोग कि OD माइनस H ये बाहर चला जाएगा यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे कंडीशन क्या था, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर एक्सचेंज बाय ड्यूटेरियम वेयर एवर एनायन इज फॉर्म्ड, जहाँ जहाँ एनायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एनायन बन रहा है। अब जैसे CH2 और यहाँ पे होता है क्या, D2O एक्सेस में है, और जब D2O एक्सेस में है, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बना, अब ये नेगेटिव चार्ज D2O से D प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि H2O से H प्लस को एक्सेप्ट करता था, उसी तरह D2O से ये D प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब D2O से D प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे है, ये क्या बन जाता है इस केस में, CH2 D और ये C डबल बॉन्ड OH। जैसे नेगेटिव चार्ज बना, अब ये D2O से D प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, तो D प्लस आकर पेड हो गया, तो D2O से क्या मिलेगा, D प्लस। अब क्या होता है यहाँ पे, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और जब 2 हाइड्रोजन है तो OD माइनस और D2O क्या एक्सेस में है, तो ये OD माइनस क्या करता है यहाँ पे है, OD माइनस आता है, ये फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है, और इसका जो दूसरा हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन को भी बाहर करता है यहाँ पे। और जैसे इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ड्यूटेरियम है, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, और अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव एनायन फिर से बन गया। अब ये जो एनायन बना यहाँ पे, ये फिर से क्या करता है, D2O से फिर से D प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। ये बन क्या जाएगा, एक D पहले आया हुआ था, फिर से एक D आ जाता है यहाँ पे, और ये C डबल बॉन्ड OH। अभी भी फिर से इसके पास एक H बचा है, एक टॉटोमेरिक हाइड्रोजन अभी भी रह गया यहाँ पे, तो फिर से OD माइनस आता है और D2O आएगा यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे OD माइनस आता है तो फिर से इस H प्लस को बाहर करता है, और जैसे H प्लस को बाहर करेगा तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सेमी प्रोसेस रिपीट हो रहा है बेसिकली, C डबल बॉन्ड OH। और अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से ये नेगेटिव चार्ज D प्लस D2O से D प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये क्या बन जाएगा, CD3 C डबल बॉन्ड OH। तो फाइनली होता यहाँ पे ये है, इस केस में यहाँ पे कि जितना भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना आ रहा था, 3, तीनों टॉटोमेरिक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, CD3 C डबल बॉन्ड OH। कंक्लूजन इसका यही है। कंक्लूजन बहुत ही आसान सा है, जितना भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा और इस टाइप का OD माइनस D2O दिया हुआ है, तो तीनों, यहाँ पे 3 है तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, और ये H तो टॉटोमेरिक है ही नहीं कि H आ जाएगा। एक का मैंने मैक्सिमम बताया हुआ कि कैसे होता है, बट शॉर्टकट में करना है यहाँ पे, तो जितना भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा उसको H को रिप्लेस कर देना है ड्यूटेरियम से, वहाँ पे H को हटा के D लगा देना। चलो इसको नोट करो, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद से हम लोग डिस्कस भी करना है अभी आज। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 जो था, एक्सरसाइज 3 जो भी पहले डिस्कस करना होगा। इतना डिटेल में मैंने मैक्सिमम बताया हुआ कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, बट शॉर्ट में याद रखना है कि जितना भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन है वो सब रिप्लेस हो जाता है ड्यूटेरियम से, जब OD माइनस D2O करके कोई दिया हुआ रिएक्शन में इस टाइप। तो मैं एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ। C डबल बॉन्ड O, और इसमें OD माइनस और D2O दिया है, एक्सेस में बेसिकली है। यहाँ पे कितना D एक्सचेंज होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो 4 तो ये बिल्कुल सब लोगों का है। ये क्या आ जाता, 4 आ जाता, C डबल बॉन्ड O
इधर भी 2 हाइड्रोजन था, इधर भी 2 हाइड्रोजन था, इधर भी 2 ड्यूटेरियम आ जाता और इधर भी 2 ड्यूटेरियम आ जाता है। बाकी सिंपल सा है, टॉटोमेरिक हाइड्रोजन काउंट करना मैंने पिछले क्लास में भी सीखा था, और अभी भी हम लोग देख रहे थे जितना टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा उतना ही DF10 आ जाता है इस केस में। इसका जितना भी क्वेश्चन है अब सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे सीट का। तो परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का कुछ क्वेश्चन देखे होगा उसमें, उसका मैंने डिफरेंट डिफरेंट केस बताया, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक तो नोट कर लिया है। सबके पास सीट होगा, सीट सॉल्व किए हो गए तो सीट निकाल लो उसमें, क्योंकि ये पूरा GOC2 जो है पूरा फिनिश हो चुका है। पूरा 11th का जो क्वेश्चन था GOC1 GOC2, बट इसका क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें 12th में मिलेगा इसका, GOC1 और 2 का। देखो इसमें एक्सरसाइज 1 में सिर्फ एक सेक्शन बचा रह गया, उसको हम कभी डिस्कस कर लेंगे, या अगर कर लिया हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। जो टॉटोमेरियम वाला सेक्शन था, जो भी सेक्शन I या J जो भी है, जो एक्सरसाइज 1 में जो टॉटोमेरियम का सेक्शन था सिर्फ वो बचा रह गया है, उसको हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। बट तुम्हारा जो होमवर्क दिया हुआ था पहले पुराना जो था, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 GOC का जो था वो तो बहुत पहले का दिया हुआ होमवर्क, ये तो सब लोग किए हो गए। एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 1 है उसमें जो भी डाउट है वो बता सकते हो यहाँ पर। तो देखो आराम से देखो, सीट निकालो, जो भी डाउट है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 to 26। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में मेरे पास तो 27, 26 तक की है, 21 भी है, 27 होगा तो वो देख लेते हैं अलग से, जो भी डाउट होगा। 8 भी है, 23, 28 भी अगर है, 22, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 4 भी है, 4, 5, 13 भी है, 22, 26, 8, 23, 27, 21, 24 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी डाउट है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 27 या 28? उसमें से ज़्यादा तो इसमें 50% से ज़्यादा तो बोर्ड पे ही आ गया क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो भी डाउट है। कुछ अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में, बट फिर भी कोशिश अगर लेक्चर नोट को ढंग से रिवाइज करके करते हो, क्वेश्चन सॉल्व होगा वहाँ पर। और भी जितना बोर्ड पे आ गया, इसके अलावा किन्हीं को और कोई डाउट हो तो बता सकते हो अभी भी। मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, फिर भी अभी कोई डाउट अगर है इसमें, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो सेम ही होगा, बट एक आध क्वेश्चन कहीं डिफर करता तो बताओ मैं।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका यहाँ पे? इसमें अलग अलग ग्रुप दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन में CH3 C CH3 CH3 यहाँ पे फ्री बॉन्ड है, CH3 C CH3 CH3 CH2 इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। अब पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सोचना था कि प्लस साइन नेचर किसका ज्यादा है, तो प्लस साइन नेचर जो है यहाँ पे है इस कार्बन से, जहाँ पे फ्री बॉन्ड है यहाँ पे डायरेक्टली 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, जबकि जहाँ पे फ्री बॉन्ड है इस कार्बन पे यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ही ग्रुप है यहाँ पे। तो मुझे जिस कार्बन पे फ्री बॉन्ड लगा हुआ है उस कार्बन पे कितना ज्यादा प्लस साइन नेचर का ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तीनों ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, तो प्लस साइन नेचर इसका ज्यादा होगा। तो जहाँ पे फ्री बॉन्ड है उस कार्बन पे जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा उसका प्लस साइन नेचर ज्यादा होता है, और इसका क्या होगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्लास नोट्स में क्या गया था वहां पे है। क्लास नोट्स में अगर देखोगे उसमें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर में क्या था, NR3 प्लस का ऑर्डर NH3 प्लस से ज्यादा था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर सोचना था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R के जगह CH3 है, तो 3 अगर मिथाइल ग्रुप है उसका ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या क्या गया इस केस में, NH पॉजिटिव चार्ज CH3 ट्वाइस, यहाँ पे 2 ही अल्काइल ग्रुप, इसका कम हो जाएगा, तो 3 R वाले का ज्यादा रहेगा। ये ऑर्डर लिखा हुआ था -I वाले में। सिमिलरली इसका थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में एक पीएच है और एक डबल बॉन्ड है, ये भी -I के ऑर्डर में लिखा गया है कि जब बेंजीन रिंग हो, पीएच का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग C6H5 और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें 3 पाई बॉन्ड है और इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड से उसका -I नेचर क्या होता है, 1 से ज्यादा रहेगा, तो भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें वहां पे C डबल बॉन्ड NH और ये NH2, और इसमें दिया हुआ है C डबल बॉन्ड ONH2। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड इफेक्ट है। यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बाकी पार्ट तो सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है, दैट मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाएगा इधर से, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे इसका -I नेचर ज्यादा रहेगा, जो कि दिया हुआ है, ये करेक्ट रहेगा यहाँ पे। इस टाइप से सोचना था यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लोगे। Which of the following statement is not true about the resonance contributing structure to a resonance hybrid? कौन सा सही नहीं है इसमें यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। अब एनर्जी को यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एनर्जी को मानेंगे। इसमें रेजोनेंस एनर्जी अलग रहता है। रेजोनेंस एनर्जी अगर पूछा जाए तो मेंशन क्या रहेगा, वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। ये नॉर्मल एनर्जी है, दैट मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, नॉर्मल जो एनर्जी रहेगा। और नॉर्मल एनर्जी जो रहता है उसका रिलेशन क्या होता है स्टेबिलिटी के साथ, या पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी बोला जा रहा है, दैट मीन्स वो नॉर्मल एनर्जी की बात किया जा रहा है। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये उल्टा रिलेशन है यहाँ पे। जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी होता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में ज्यादा रहता है वहां पे। एक ये पॉइंट याद रखना है कि ये एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी नहीं बोला जा रहा। बाकी सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो रॉन्ग तो वही आ जाएगा उसमें।
उसके प्रोपोर्शन में वो नहीं रहता, रिलेशन उल्टा है वहां पर। सेकेंड ऑप्शन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही है, क्लास नोट्स में पॉइंट दिखाया गया है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, तो जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जा रहा है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देता है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। उस रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, वो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो स्ट्रक्चर होता है जिसका कि कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं। जब हाइपोथेटिकल है तो हम एज्यूम कर रहे हैं तो हाइपोथेटिकल है, सही है वो भी। फोर्थ में, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड, सही है ये भी स्टेटमेंट, कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जितना भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उससे वो लेस ही स्टेबल रहेगा, तो जितना भी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना हो, रेजोनेंस हाइब्रिड से उसका स्टेबिलिटी हमेशा कम रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जितना भी मैंने स्टेटमेंट लिखाया हुआ है वो सारा स्टेटमेंट याद हो देना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखने की क्वेश्चन नंबर 8 में, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन यही होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैं चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ वहां पे, चारों ऑप्शन का, तुम लोग ध्यान से देखोगे ऑप्शन को वहां पे। पहले क्या चेक करता है मोस्ट स्टेबल के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है कि किस स्ट्रक्चर में आ रहा है। मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं वहां पे 8 का फर्स्ट ऑप्शन, उसमें पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो पाई बॉन्ड कितना है वहां पे, 7 1 2 3 4 5 6 7 है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन में कितना पाई बॉन्ड, 7, फिर पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में कितना है, 6 सेकेंड ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6, थर्ड ऑप्शन में 7 उसमें भी क्या रहा है वहां पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 या उससे भी ज्यादा, काउंट करो उसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा होगा, काउंटिंग तो करो पाई बॉन्ड कितना है उसमें। और फोर्थ ऑप्शन में कितना पाई बॉन्ड है, 8 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 आ रहा है। इतना तो क्लियर हो गया, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो मोस्ट स्टेबल होता है, दैट मीन्स 3 and 4 1 2 से ज्यादा स्टेबल होगा, पहला पॉइंट ये आ गया। अब बाकी चीजें चेक करना है यहाँ पे, बाकी चीजें चेक करोगे तो जो थर्ड ऑप्शन है, मैंने बताया था कि जिसमें फॉर्मल चार्ज कम हो, जो न्यूट्रल हो, वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो फोर्थ वाले में 2 ही फॉर्मल चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन थर्ड वाले में क्या आ रहा है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो कम फॉर्मल चार्ज किस में है, फोर्थ वाले ऑप्शन में कम फॉर्मल चार्ज है, और कम फॉर्मल चार्ज है दैट मीन उसका स्टेबिलिटी क्या होगा वहां पे, ज्यादा रह पाएगा। तो इस तरीके से लोग चेक कर पाते हैं वहां पे। समझिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, कि पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लिए, जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो रूल 1 था अपना। रूल 1 के बाद देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज किसमें कम है, तो फोर्थ में फॉर्मल चार्ज कम है, दैट मीन्स वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम लोग सोच पाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी। ऑर्डर सही है, बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है।
मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखोगे सीट में ही। तो सबसे ज्यादा स्टेबल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बेंजीन तो तीनों केस में है, बट फर्स्ट ऑप्शन में जो पाई बॉन्ड है, जो साइड में पाई बॉन्ड है बेंजीन के बाहर, वो पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। और वो पाई बॉन्ड अगर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है तो वो पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ कंजुगेशन में। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो मेनली मुझे पाई बॉन्ड जो बाहर में दिया हुआ है, पाई बॉन्ड बेंजीन के बाहर पाई बॉन्ड है, उसके अराउंड सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन काउंट करना है। तो सेकेंड ऑप्शन में कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा जो पाई बॉन्ड बाहर में, उसके रेस्पेक्ट में 7. ध्यान से काउंट करो सेकेंड ऑप्शन को। 9. 9. सही है, 9 रहेगा उसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन में कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सिर्फ 4. 4। सही है बिल्कुल। और फिर फोर्थ ऑप्शन में 1. 1 या 2. 2। फोर्थ में क्या रहेगा? 2। 2 हाइड्रोजन है वहां पे। हम लोग डबल बॉन्ड जो है बाहर का बेंजीन के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, जो बाहर का डबल बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल आ ही गया था ड्यू टू रेजोनेंस। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो बाहर का पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में नहीं आ रहा है बेंजीन के साथ, तो उसमें क्या चेक करा? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। और जिसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा तो वो ज्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा वहां पे? सेकेंड. फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या रहेगा? थर्ड. थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने निकाला है। अब इसका उल्टा करना था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 3, थर्ड. सेकेंड. सेकेंड, फर्स्ट। तो देखो ये आंसर आ भी रहा होगा। इस टाइप से सोचना है यहाँ पे कि पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लिए और उसके बाद उस ऑर्डर को उल्टा कर देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा अपना वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन, किसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो पाएगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन देखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, मैंने क्लास में बताया भी होगा या नहीं तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कि CD3 जो है इस केस में, यहाँ पे हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन का आइसोटोप्स आ रहा हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है sp3 कार्बन, इस पे 3-3 हाइड्रोजन हो या 3-3 ड्यूटोरियम हो, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो कर पाता है। तो हाइड्रोजन हो या उसका आइसोटोप्स हो, चाहे ड्यूटोरियम हो चाहे ट्राइटियम हो, वो भी हाइपर कंजुगेशन शो करता है। जिसका फर्स्ट ऑप्शन ही हाइपर कंजुगेशन शो कर पा रहा है। तो किसी को दिक्कत है इसमें, यही डाउट हुआ होगा कि सर ड्यूटोरियम है, बिल्कुल ड्यूटोरियम भी है तो उसका आइसोटोप्स भी है तो शो कर पाता है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन में डबल बॉन्ड के अबाउट कहीं भी sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं आ रहा उसके एडिशन में, तो सेकेंड तो नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन में भी डबल बॉन्डेड कार्बन के जो एडजेसेंट में कोई कार्बन है sp3 कार्बन और वहां पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पे, तो वो भी तो नहीं कर पाएगा थर्ड ऑप्शन में भी। और फोर्थ में भी नहीं आ पा रहा है वहां पे कोई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पे। तो आंसर क्या आ जाता है इसमें? फर्स्ट ही। 3-3 ड्यूटोरियम है तो 3 हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन क्या होगा, या हाइपर कंजुगेबल ड्यूटोरियम जो होगा वो 3 रहेगा इस केस में। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग अल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 16 जो है
फर्स्ट में कितना अल्फा सी एच है, बताते जाओ जल्दी से तुम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में 6 सेकंड में कितना है 12 12, थर्ड ऑप्शन में 6 और फोर्थ ऑप्शन में 9। अब फर्स्ट एंड थर्ड में, तो फर्स्ट एंड थर्ड में 6 आ रहा है, इसमें कैसे सोचेंगे हम लोग? ये मैंने क्लास नोट्स में बता रखा है। लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड में कंपेयर करने के लिए क्लास नोट्स में जाकर के देखोगे, मैंने 3 लिया हुआ था स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक सीस आ रहा था, एक ट्रांस आ रहा था और एक थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा था। वहां पे थर्ड वाला ऑप्शन ज्यादा स्टेबल आ रहा था फर्स्ट वाले से, और उसका वहां पे मैंने हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया हुआ है क्लास नोट्स में। अभी भी देख सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन में जाओ, वहां पर देखोगे एक मैंने सीस वाला लिया था पहला, फिर ट्रांस वाला, और थर्ड ऑप्शन यही जो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। उसमें थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल था, फिर ट्रांस आ रहा था, फिर सीस आ रहा था। वहां पे तीनों ऑप्शन में 6 अल्फा सी एच आ रहा था। तो क्लास नोट्स में किया गया, तो क्लास नोट्स में जाकर के देखने उसको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। Which among the following statements are true with respect to electronic displacement in a covalent bond? फर्स्ट है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, रॉन्ग है। इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू ऑपरेट होता है? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। स्टेटमेंट क्लास में लिखाया गया है विथ रीजन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये रेजोनेंस किसमें ऑपरेट होता है? पाई बॉन्ड में। बॉन्ड सी ऑप्शन इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये करेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, ये करेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? सिग्मा CH बॉन्ड, देखिए यहाँ पे CD बॉन्ड था, यहाँ पे H होता तो सिग्मा CH बॉन्ड मूव करता है यहाँ पे। तो BCDE ऑप्शन करेक्ट है उसका, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, 19 भी है। क्वेश्चन नंबर 19 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? यहाँ पर हम लोग देखे हैं, इसको रेज करता हूँ पहले। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लोगे क्वेश्चन नंबर 19 भी। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नेक्स्ट है इसमें CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसमें कोई भी अल्फा CH नहीं है, 0 अल्फा CH। इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 और इसमें 3। तो यहाँ पे देखना है कि जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा अल्फा CH होगा 19 क्वेश्चन में, जितना ज्यादा अल्फा CH होगा वहां पे, उतना पाई बॉन्ड जो डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइज हो पाएगा यहाँ का पाई बॉन्ड। इससे रिपीट कर रहा हूँ मैं, जितना ज्यादा अल्फा CH होगा उतने डिफरेंट पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो पाता है। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। दैट मीन्स उतना ही डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का। तो जितना ज्यादा अल्फा CH है, वो पाई बॉन्ड यहाँ पे न रह के दूसरे पोजीशन पे डीलोकलाइज हो जाता है। और दूसरे पोजीशन पे अगर डीलोकलाइज हो रहा है ज्यादा टाइम्स यहाँ पे इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका जो कैरेक्टर होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे कम होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो रहा है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो रहा है, दैट मीन्स का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में
जितना ज्यादा अल्फा सी एच है, हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम है, उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इस डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डिलोकलाइजेशन 12 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे ना रह के दूसरे 12 पोजिशन पे जा रहा है। यहाँ का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो कम हो रहा है, दैट मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रह पाएगा यहाँ पे। एक ये लॉजिक है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा इसको। सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये बिल्कुल फिक्स है, कोई भी हाइपर कंजुगेशन में डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे, यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे कम और यहाँ का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड्स बॉन्ड लेंथ। इसमें बॉन्ड लेंथ क्लास में कंपेयर किया हुआ है, फिर भी देखोगे यहाँ पे CH3 CH2 Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl और एक बेंजीन आ रहा है यहाँ पे, ये Cl आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि बॉन्ड लेंथ, किसके बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, CCl बॉन्ड। यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो पाता है यहाँ पे, क्लोरीन का लोन पे इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जा रहा है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड से इसका बॉन्ड लेंथ कम ही रहेगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से। अब सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करें, तो यहाँ का जो लोन पेयर होगा सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, और यहाँ का लोन पेयर 3-3 डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो ये लोन पेयर ज्यादा डिलोकलाइज हो पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंड, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ का बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगा। ऑर्डर क्या रहेगा, 1 2 3, इस टाइप से यहाँ पे सोचना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कितने लोगों से हो गया है, किसी से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 21? तो क्वेश्चन नंबर 21 एक अच्छा क्वेश्चन है, आयुष बता रहे हो कि आयुष से सॉल्व हुआ है। चलो ठीक है, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे, अगर नहीं किए थे, अगर याद, इसको एक ढंग से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन अगर है तब तो तुम्हें बता देता, मुझे याद नहीं है, मैं बहुत सारे क्लास में कराता हूँ, तो तुम्हें शायद किसी क्लास में कराया होगा। देखो इसमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को, कंपाउंड का नेम क्या है, नेप्थेलीन। सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग दे रखा है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पे पोजीशन दे रखा है ये 1 सर 2 ये 3। क्वेश्चन नंबर, ये 22 है। क्वेश्चन है जो आप, ये 22 में है। हाँ हाँ ओके चलो ठीक है, इसको भी पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी डाउट है, उसके बाद 21 हम लोग देख लेंगे। तो 22 भी डाउट होगा भाई, यहाँ पे बोर्ड पे आया तो किन्हीं का तो डाउट होगा। देखो 22 की अगर बात करें हम लोग, वहां पे पहले यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है पोजीशन, तो 1 2 3 पोजीशन में यहाँ पे नेपथलीन का मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्लास में बताया था। तो नेपथलीन का टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा था, कुछ याद हो? क्लास नोट्स में जाकर के देखोगे, उसमें इसमें जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था 6 नहीं 3, 3 स्नेहा के सही आ रहे हैं 3, वो क्या था 3। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो, जहां का लग रहा है कि ये क्वेश्चन वहां का है, एक बार क्लास नोट्स जरूर देखो। अब यहाँ पे एक और आ जाता है इस टाइप से, इसका तीसरा वाला इस टाइप से, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है नेपथलीन का। अब यहाँ पे देखना ये है कि पोजीशन सबका सेम रखना है,
1 2 3, इस तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट में देखना है कि फर्स्ट में जो 1 2 कार्बन है वहां पे सिंगल बॉन्ड है, सेकंड में 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और थर्ड में भी 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड दो, तीन में से दो पोजीशन पे 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। अब थर्ड वाले को देखें, ये 2 3 बॉन्ड के बीच में, यहाँ पे 2 3 बीच के बॉन्ड 2 3 बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो तीन स्ट्रक्चर में से दो में सिंगल बॉन्ड है 2 3 के बीच में, जबकि आउट ऑफ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 के बीच में क्या आ रहा है, दो में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा किस में, 1 2 पे है या 2 3 पे है? 1 2 1 2 पे, क्योंकि 1 2 में तीन में से दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 2 पे, जबकि 2 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बाकी दो में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है। तो यहाँ पे 1 2 का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा वहां पे दैट मींस उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, C1 C2 बॉन्ड लेंथ कम होगा, और C2 C3 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, दो में सिंगल बॉन्ड है, दैट में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, दैट में C2 C3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो ऑप्शन चेक करो वहां पे, इस सेकंड ऑप्शन में C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन C2 C3 बॉन्ड लेंथ, तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है वहां पे। कैसे सोचना था, इस टाइप से तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सोचना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ये 20 तो ही गया था, 22 हो गया। 22 में क्या क्वेश्चन है बताओ? 20 कुछ भेज सकते हो तो भेजो इसमें, मैं 22 देख ले, 23। इसके बाद तुम लोगों को क्लास भी है, क्लास अगर नहीं है तो ये देख लोगे, यहाँ पे है। बताओ इसका लास्ट का कोई पिक अगर भेज सकते हो तो भेजो, इसमें 3 4 क्वेश्चन शायद अलग ही होगा इसमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 23। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में इस टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के अबाउट करेक्ट कौन सा यहाँ पे? तो मैं देखो इसमें बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाओगे। 21 में तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन अगर देखोगे तो 21 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे, उसमें क्या जो NH2 है वो तो रेजोनेंस में ही नहीं, इसका लोन पेयर। और सेकंड वाला जो है उसमें एनिलीन, इसका जो NH2 है यहाँ पे, ये क्या इसके साथ रेजोनेंस में आ रहा था, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बी से, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में जो रहेगा वहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, और जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वहां पे तो दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रह पाता है। इक्वल। सही है, ये इक्वल टू बी रहेगा इस केस में, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। थर्ड ऑप्शन क्लास नोट्स में बताया गया है, क्लास नोट्स में करके जा करके देखो एक बार वहां पे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में जो ए दिया हुआ है, तो ए में दिखने में लग रहा है कि वो सिंगल बॉन्ड है, बट फोर्थ ऑप्शन में एक्चुअल में वहां पे क्या होता है,
ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है यहाँ पे, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो बी का ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा ए से, क्योंकि बी में कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्लास नोट्स में बताया गया है वहां पे, उसमें ए और बी इक्वल नहीं होता है, वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर से बताया गया क्लास नोट्स में। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यहाँ पे CH3 O माइनस डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल दोनों में से कौन सा है? फर्स्ट न्यूट्रल है, जिसके चलते ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, इसमें दोनों का स्टेबिलिटी इक्वल था, इक्विवेलेंट आ रहा था, ये इक्विवेलेंट नहीं आ रहा, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, दैट मीन इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और यहाँ का कम होगा, दैट मीन वहां पे बी का ज्यादा रहेगा ए से, वो करेक्ट आ जाता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो आ रहा है यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है यहाँ पे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस सेम इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फ्रॉम ग्रुप ऑफ बेंजीन। तो करेक्ट क्या रहेगा? हम लोग क्लास नोट्स में देखे हुए थे यहाँ पे, इस केस में अगर देखोगे यहाँ पे लोग पढ़े थे OH और एक OR, OH और OR में प्लस सेम नेचर किसका ज्यादा होता था वहां पे? OH का। तो सिमिलरली यहाँ पे NH2 और NR2 हो, दैट मीन्स R के जगह मिथाइल ग्रुप हो, तो NH2 का ही प्लस सेम नेचर ज्यादा होगा, दैट मीन्स फर्स्ट का ज्यादा होगा जो बेंजीन से कनेक्टेड आ रहा है NH2 NR3। अब 3 एंड 4 में देखें तो 3 और 4 में देखोगे तो 3 में जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन के साथ भी कंजुगेशन में है, और साथ साथ जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ भी कंजुगेशन है। तो बेंजीन जब इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा ये, इस साइड इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होगा? इसका कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू NH2 और NR2। दैट मीन्स 1 2 के बाद फिर 3 आएगा, और फोर्थ ऑप्शन में क्या है? वो दो एक इधर भी C डबल बॉन्ड O लगा दिया गया है, ये अपना लोन पे इधर भी देगा और दोनों इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी और भी कम हो जाएगा, तो वो लास्ट में। इस टाइप से सोचना यहाँ पे। 23 हो गया, 21 हो गया था, 24, 24 में बोला जा रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटो फ्लेम बिकॉज ऑफ, ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है फोर्थ आंसर आता है इसका कि दे कंटेन ए रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसको एक याद रखना है यहाँ पे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटो फ्लेम बिकॉज दे कंटेन ए रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसको याद रख लोगे। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। अब 26 में बोला जा रहा है वहां पे कि जो कंपाउंड बन रहा है, तो 26 में जो फर्स्ट कंपाउंड है पायरोल है, और पायरोल क्या होता है? एरोमेटिक है, क्लास नोट्स में कराया गया है। Aromatic. सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वहां पे, सेकंड ऑप्शन भी जो रहता है वहां पे इस टाइप का एक रिएक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे दो लोन पेयर है विथ नेगेटिव चार्ज, बट कोई एक ही लोन पेयर जो रहता है वहां पे वो क्या रहेगा? एरोमेटिक हो पाता है वहां पे। यहाँ पे जो एक ही, जैसे कि फ्यूरॉन का देखते थे ऑक्सीजन के जगह, ये भी क्या एरोमेटिक है, इसमें से एक लोन पेयर क्या होता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ये भी एरोमेटिक। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या रहेगा? जो थर्ड डायग्राम है
तो थर्ड डायग्राम में तो जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है यहाँ पे sp3, और एक भी sp3 हो गया तो वो क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर, दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। तो आंसर चेक कर लो क्या रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड स्पेसीज, ऑड स्पेसीज कौन सा यहाँ पे, दैट मीन्स बाकी एरोमेटिक आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट एरोमेटिक है, सेकंड एंटी एरोमेटिक है, थर्ड क्या है तुम्हारा एरोमेटिक। थर्ड भी एरोमेटिक है। यहाँ पे 6 डीलोकलाइज का इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक हो जाता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नेगेटिव चार्ज है, वहां पे लास्ट में क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी एरोमेटिक। तो बाकी सब एरोमेटिक है, लेकिन सेकंड क्या एंटी एरोमेटिक है, दैट मीन्स वही ऑड स्पेसीज हो जाता है वहां पे। 27 ऑड का मतलब क्या है, जो तीन सेम है और एक अलग है तो वो ऑड स्पेसीज है, दैट मीन्स सेकंड क्या रहता है ऑड स्पेसीज। एक और क्वेश्चन है 28 नेक्स्ट पेज पे है। 28 में बोला जा रहा है कि CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2 डज नॉट इन्वॉल्व। तो कार्बन के पास कोई भी d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। कार्बन के पास क्या है, कभी भी कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, और जब d ऑर्बिटल होता ही नहीं है कार्बन के पास तो p5 d5 ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, बस ये याद रखना। जबकि सिग्मा पाई ओवरलैपिंग हो पाता है, सिग्मा सिग्मा ओवरलैपिंग हो पाएगा वहां पे, p5 ओवरलैपिंग हो पाएगा जब पाई बॉन्ड बनता है, फिर p5 d5 नहीं हो पाता है क्योंकि d ऑर्बिटल कार्बन के पास होता ही नहीं है। 2d का भी नाम नहीं सुना होगा, 2d जब भी d स्टार्ट होता है 3d 4d 5d, तो आंसर क्या रहता है उसका 4। चलो बाकी वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ये GOC1 का जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक में, मतलब पढ़ने के लिए अपना 11th जो ऑर्गेनिक का पोर्शन वो फिनिश हो चुका है, मिलेंगे वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कार्बन आयन वगैरह का सेक्शन है वो हम लोग देखेंगे उसमें ऑटोमेरिज्म का, और एक्सरसाइज 3। तो अगला होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 3 और फिर एक्सरसाइज 2 का जो सेकंड पार्ट है पार्ट 2 वो करना है। चलो ठीक है, हम लोग सेशन एंड करते हैं। क्लास है फिर मेरा 12 बजे से, देखते हैं क्लास में हम लोग इतना अगर क्वेश्चन ढंग से करते हो, इतना क्लास में कराया जा रहा है एक एक क्वेश्चन, तो कोई भी एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर में KVPY का एग्जाम देते हो उसको भी क्रैक कर सकते हो इजीली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक अगर अच्छा रहता है तुम्हारा, KVPY में भी हेल्प करता है, और ये चीज़ फिर तुम्हें NET में भी हेल्प करेगा आगे जा करके। तो ठीक है, हम लोग एंड करते हैं फिर इसको।